खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों 50 दिन से खूंखार जंग हक और बातिल के दरमियान लड़ी जा रही है। अब जो आंकड़े सामने आते हैं उन आंकड़ों से समझ में आता है कि हक और बातिल की इस लड़ाई में इजराइल ना सिर्फ कमजोर हुआ है, हार रहा है और इसी के साथ साथ उसका मनोबल भी टूट रहा है, क्योंकि हमास के लगातार हमलों ने उसकी कमर तोड़ दी है। 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को जिस तरीके से हमले हुए, 9 अक्टूबर को इजरायली पार्लियामेंट में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जंग लड़ी जाएगी और इसे रोका नहीं जाएगा और पूरी तरीके से हमास को खत्म कर देना है। लेकिन अब 2 महीने बाद जब हम आकर खड़े हैं तो इजराइल की कमर इस तरीके से टूट चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है थोड़ी मोहलत, ताकि वो जो उसके असला बारूद पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं उसे वापस से स्टोर करके वो वापस जंग में मजबूती से कूद सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पल पल न्यूज के एडिटर नदीम अकरम। बीते 2 महीने से आप इस जंग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तो आपके रिएक्शंस में भी दिखाई देने लगा है कि अब इस जंग को आप कहीं ना कहीं जीने लगे हैं। और ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ी है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि हम इसे जी रहे हैं, तो हमने देखा है कि 2 बजे भी रात में अगर अपडेट आ रही है तो आप जा रहे हैं फौरन उसको अपडेट करने के लिए, सुबह 3 बजे आ रही है तो आप अपडेट करने जा रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से आप इसमें रमे बसे हुए नजर आ रहे हैं। ये काबिल तारीफ है नदीम भाई, क्योंकि इतना टिके रहना, इतनी शिद्दत से लगे रहना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये कहना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक दुनिया को शायद दिखाई नहीं देगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 50 दिन हो गए हैं इस खूनी जंग को, हक और बातिल की इस लड़ाई को। हक और बातिल की लड़ाई किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है नदीम भाई? खुशबू, अगर हक और बातिल की इस लड़ाई की बात की जाए तो हमें दरअसल शुरू से शुरू करना पड़ेगा जहां से ये जंग शुरू हुई थी। और जंग खासतौर पर शुरू हुई 7 अक्टूबर के दिन, जब हमास के लड़ाके जो हैं पैराशूट बांध करके, और एक किस्से कहानियां में अबाबिल का जिक्र हमने देखा था, क्योंकि उस दौरान मैंने एक खबर रखी थी कि अबाबिल के बारे में हम सुना करते थे। ठीक उसी तरीके से उड़ करके इजराइल के अंदर पहुंचे और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो इजरायली मीडिया ये चिल्लाने लगा, हाय तौबा आतंकवाद, हाय तौबा आतंकवाद। भैया आतंकवाद हो गया। तमाम लोग जो हैं, हम इस घटना की निंदा करते हैं। ये जो किया हमास ने वो नहीं करना चाहिए था। अब जब हमला हो गया तो हमारा अगर गोदी मीडिया की बात की जाए तो ये उस टाइम पर इंतकाम की आग में जल रहे नेतन्याहू। अब लेंगे बदला नेतन्याहू को छेड़ करके कर दी बड़ी गलती, और नेतन्याहू जो हैं वो घर में घुस करके मारने वाले हैं। पर जब ये जंग की तस्वीरें सामने आई तो 7 अक्टूबर की जो घटना हमास के द्वारा की गई, उसके चलते 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, और वो कुर्बानी फिलिस्तीन की आजादी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाहे भले ही कितना कब्जा क्यों ना चिल्ला लिया गया हो, कब्जा हो गया। मैंने ये देखा कि नॉर्थ से जब साउथ की तरफ में गाजा के लोग जा रहे थे तो बताया जा रहा था कि अब तो कुछ पता ही नहीं। जब पूरा राफा बॉर्डर अलग है, राफा बॉर्डर नहीं गए वो लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ में। अगर मानिए कि हमारे घर पर कोई बमबारी होगी या कुछ भी होगा हमारे मोहल्ले में, तो हम सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करेंगे, हम लोग किसी सेफ जगह पर पहुंचेंगे कि हम लोग इस हमले से कहीं ना कहीं बच जाए। और यही उस दौरान हुआ। पर जब लोग उस जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तब कब्जा चिल्लाया गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, वहां की पब्लिक खाली कर रही है। अब जब युद्ध विराम हुआ है तो हमने खासतौर पर यह देखा कि वही आवाम जो साउथ की साइड में गई थी,
क्योंकि इजराइल ने बोला था कि ये जगह तुम खाली कर दो, हम जो है इस जगह को खत्म कर देंगे हमास के ठिकानों को लेकर के। तो लोग कुछ मतलब ये मानिए कि 35% लोग जो हैं 35% लोग सिर्फ गए थे गाजा को छोड़ करके सेफ जगह पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो लौट करके वापस नहीं आए। और 65% लोग जो है अपनी उसी जगह पर टिके रहे, उन्हें मालूम था। क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी आई कि एक बुजुर्ग अपना मतलब मानिए गद्दा डाल करके अपने मलबे के ऊपर लेट करके आराम से चाय पी रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं आवाम को कि इजराइल को कहो जितने बम गिराने हैं गिरा दे, मैं अपनी जगह छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जो बम तो गिराए गए पर वो मोरली तौर पर फिलिस्तीन के लोगों को नहीं तोड़ पाया। और यही सबसे बड़ी ताकत है कि जो मोरल तौर पर जंग जीत जाता है, जो सब चीज झेल करके भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है, तो यह काबिले तारीफ कदम है जो दुनिया के सामने लगातार आया है। क्योंकि 15,000 लोगों को नहीं बुलाया जा सकता। और जो दुनिया तब ये चिल्ला रही थी कि भाई हमास ने आतंकवाद किया 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर से लेकर के यानी कि 16-17 नवंबर तक जो इजराइल द्वारा किया जा रहा था, दुनिया को पता लग गया कि कौन आतंकवाद का सबसे बड़ा खूंखार चेहरा है और कौन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके से कदम उठा रहा है। क्योंकि हमने इस दौरान देखा कि जो लोग उस दौरान पर, क्योंकि हमने देखा था कि मैंने ही खबर की थी कि यूएई और बहरीन ने धोखा दिया। वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमास ने जो किया वो गलत किया, निंदा पेश की थी। क्योंकि निंदा जब पेश की तो हमने जंग के दौरान देखा कि वो लोग इजराइल पर हुए इस घटना की निंदा कर रहे थे, और जो बाद में लोग साथ में थे, समर्थन में थे, जस्टिन ट्रूडो थे कनाडा के, जब उन्होंने देखा कि ये नरसंहार हो रहा है, ये जंगबंदी हम और आप देख रहे हैं, ये युद्ध विराम हम और आप देख रहे हैं, ये असल में जो है ये खुले तौर पर मुसलमानों का नरसंहार था, जो कि खुले तौर पर एक मैसेज था कि देखिए हम आपको यूं ही तबाह कर देंगे, आपके घरों पर बम गिराएंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमास के उन लड़ाकों ने करके दिखा दिया। और जो लोग उस दौरान हमास के खिलाफ थे वही लोग सपोर्ट में उतर आए, और जो लोग उस दौरान इजराइल के साथ खड़े हुए थे वही 4 लात मार रहे। साले तू तो कह रहा था कि भैया आतंकवाद वो है, तूने जो किया वो क्या था। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का साफ तौर पर हमने स्टेटमेंट देखा, और ये फिर जस्टिन ट्रूडो को फिर ये भी ह्यूमर फैला दिया गया कि दुनिया भर की फोर्सेस जो है वो खासतौर पर गाजा के अंदर घुसी है। गाजा के अंदर सिर्फ 2 ही फोर्स घुसी थी, एक इजराइल की फोर्स और अमेरिका की फोर्स। अमेरिका की फोर्स सीधे तौर पर सिविलियंस को टच नहीं कर रही थी, वो बैकअप के लिए पीछे खड़ी हुई थी। और जहां जहां बैकअप अमेरिकी सैनिकों का उसे मिला वहां एक खाली जगह देखी, झंडा गाड़ दिया, राष्ट्रगान गा दिया इजराइल का, तो वो कब्जा कब्जा चिल्ला दिया। और इवन हमने इस दौरान ये भी देखा कि अमेरिकी फोर्सेस पीछे है, एक किसी घर में या किसी बंद सरकारी दफ्तर में घुसे, उसे लोगों ने संसद तक ठहरा दिया। क्योंकि ये तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आई, क्योंकि इस जंग के दौरान 50 दिन की जंग में अगर खुशबू साफ तौर पर देखा जाए तो जो बड़ी उपलब्धि इजराइल को मिलनी चाहिए थी वो इस जंग में मिली नहीं है अभी तक उसे। क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक था कि हमास को खत्म करना है, और बीते 50 दिन में हमास के लड़ाकों को बेशक से शहीद किया हो, पर बड़े कमांडर जिनको शहीद करके या जिनको टारगेट करके वो ये बता सके कि मैंने ये महारत हासिल कर ली है। क्योंकि अब ये जंग के दौरान लोगों को समझ में आ चुका है कि जो इजराइल को लोग शेर समझ रहे थे वो चूहा है, और हमास अब इस जंग में भारी होता जा रहा है। नदीम भाई, मैंने हर तारीख के साथ, मतलब इन 50 दिनों में कौन सी तारीख को क्या हुआ, उन सबको मैंने तैयार किया है। तो इसमें 2 सवाल उठते हैं कि हर कोई अरब मीडिया को देख रहा है, इंडियन मीडिया को देख रहा है, अमेरिकन मीडिया को देख रहा है, वेस्टर्न मीडिया को देख रहा है, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर सिर्फ और सिर्फ इजरायली पार्लियामेंट को देख रही हूँ, उसी को सुन रही हूँ, उसी को रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसी की एक एक चीज़ों पे मेरी नज़र है। इसमें अब हम बात करते हैं कि 7 तारीख को जो हुआ उसका जो पूरा का पूरा ठीक रहा है, उसका हर कोई रोना पीटना है। 9 अक्टूबर को पार्लियामेंट में ये बात डिक्लेयर कर दी गई कि जंग लड़ी जाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमास का खात्मा होगा और वो आतंकी है, इस तरीके की पूरी उन लोगों ने
सब बनाया। लेकिन अब हम बात करते हैं नदीम भाई कि जब हम आ जाते हैं 23 नवंबर को, जब हम इजराइल की पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इजराइल की पार्लियामेंट कह रही है कि अब हमें थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। उन्होंने 3 बातों को कोट किया है भाई, कि उन्होंने ये कहा है कि उनको जंग के लिए अब उनके पास जो हथियार हैं वो कम हो रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि जो हॉस्टेजेस को लेकर जो हल्ला मचाया जा रहा था, वो 300 हॉस्टेजेस जो उनके परिवार हैं वो उन सारी चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं। और फिर ये कहा था कि इस सब में सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया गया कि सीज़ फायर करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 13 नवंबर को जो हिजबुल्ला ने जो हमला किया उसके बाद इजराइल की कमर टूटी। कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि डेट बाय डेट, पॉइंट वाइज पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। आप इस पर पूरी तरीके से बने हुए हैं, आप प्लीज इसे एक्सप्लेन करें कि इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि जो इजराइल की पार्लियामेंट है वो भी अब सुर बदल चुकी है। खुशबू, अगर बात की जाए कि अमेरिकन मीडिया और अरब की मीडिया को देख लिया, इंडियन मीडिया जो कर रहा है वो दुनिया के सामने है। मेरी नजरें इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ जो है, खासतौर पर इजराइल का जो पार्लियामेंट है और बेंजामिन नेतन्याहू की जो सांसें हैं, उस पर भी मेरी नजरें लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि मैं ये लगातार देख रहा हूं कि कोई भी अगर पार्ट सामने आ रहा है तो जो इजराइल डिफेंस फोर्स कह देता है कि मैंने कब्जा कर लिया, तो लोग मान लेते हैं कब्जा कर लिया, वही मीडिया कहने लगता है, इजरायली मीडिया, वही अमेरिकन मीडिया कहने लगता है, और वही जो है हमारा इंडियन मीडिया भी कहने लगता है, और तमाम जितने भी पत्रकार हैं चिल्लाने लगते हैं कब्जा कर लिया। पर मेरी इन सब के साथ साथ जो इजरायली पार्लियामेंट में हो रहा है, जिस पर सबको नजर रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि आप जुमलेबाजी बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप दुनिया को धूल आंख में झोंक सकते हैं, पर आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, और जब आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तो आपकी आवाम भी आपको सुन रही है। क्योंकि आप एक चीज का जिक्र करें कि 13 नवंबर को मैंने खासतौर पर दिखाया भी था कि अरब देशों की मीटिंग होने वाली है, ओआईसी की मीटिंग थी 13 नवंबर की, 12 नवंबर की ओआईसी की मीटिंग थी, और दुनिया की नजरें बनी हुई थी। मुझे भी उम्मीद थी कि कोई बड़ा कदम जो है ओआईसी की तरफ से लिया जाएगा, पर महज सबसे बड़ा कदम उठाया गया, निंदा से ज्यादा कुछ की नहीं जा सकती थी। और जब ओआईसी की उस मीटिंग में ईरान बोल रहा था कि अगर हमें प्रेशर बनाना है और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें जो 57 लोग आज एक टेबल पर यहां मौजूद है, सब एक सुर में बाइकआउट कर दो, ना इजराइल का ना अमेरिका का तेल निकल जाए तो हमारा नाम बदल देना। तब ये लगा जो ओआईसी को चला रहे लोग हैं, खासतौर पर सऊदी अरब, कि भाई ये तो दुनिया भर में मुसलमानों का खलीफा बन जाएगा, क्योंकि एक खलीफा तो वहां बैठे हुए थे, रसब तैयब एर्दोगन भी। जब सुर वहां बदले तो तुर्की ने भी थोड़े से सुर बदल करके कई बड़ी बातों को उसमें कोट किया। पर हम यहां ओआईसी की बात नहीं करते, क्योंकि इजराइल की नजर बनी हुई थी। मैं उसी पर आ रहा हूं कि इजराइल की नजर बनी हुई थी ओआईसी के उस पर। जब निंदाई पेश कर दी, कुछ नहीं हुआ, तो अब चौड़े में आकर के अपने पार्लियामेंट में कह रहा है कि भाई साहब मैं कह रहा हूं कि ये जंग जो है नहीं रुकनी चाहिए। 13 नवंबर को ये स्टेटमेंट उनके पार्लियामेंट के अंदर आया कि जंग नहीं रुकेगी, जंग चलती रहेगी। और फिर 16 नवंबर के आसपास पार्लियामेंट में तस्वीर सामने आई, 17 नवंबर को तस्वीर सामने आती है कि जहां वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है हथियारों की कमी पड़ रही है, हमें पूर्ति करनी पड़ेगी। ये 17 नवंबर या 19 नवंबर के आसपास, ये 22-23 नवंबर को, ये तो जंग के दौरान के बीच है, क्योंकि जब उसके 12 नवंबर के आसपास जब ये तस्वीरें सामने आ गई कि ओआईसी की मीटिंग हुई, उसमें कोई ढाक के 3 पात निकले, तो ये चौड़ा होने लगा कि भाई मैं पूरी तरीके से जंग में हूं और मैं अब हमास को बख्शूंगा नहीं। और जब ये चीज इजराइल की तरफ से क्लियर कर दी गई कि वो जंग में पीछे नहीं हटने वाला,
तो हिजबुल्लाह जो ये कह रहे थे ना कि हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर रहा या हिजबुल्लाह खत्म हो रहा है, ये पूरी की पूरी जंग जो है हिजबुल्लाह ने अब अपने ऊपर ले ली। जहां हिजबुल्लाह 13 नवंबर को बड़े हमले करके चमका देता है कि भाई साहब ज्यादा उछलो मत, हमारी नजर लगातार आपके ऊपर बनी हुई है। लेकिन आपको नदीम भाई, हम जो OIC है उसमें आपको एक बात की तारीफ उनकी इस बात की करनी चाहिए कि निंदा संगठन बेशक से वो रह गए हो, लेकिन जिस हमास को आतंकी साबित करने के लिए इजराइल ने वो जो अपना प्रोपोगंडा रचा था, वहां पर बेशक से वो लोगों ने स्टैंड ना लिया हो, लेकिन हमास को भी आतंकी कहने से इनकार कर दिया। ये एक काबिले तारीफ कदम भी है, क्योंकि प्रेशर भी जो है बिल्ड किया गया, क्योंकि यूएस जो है, और ये उस दौरान की बात है जब एंथनी ब्लिंकन जो उनके मंत्री हैं वो कभी सऊदी अरब से मिल रहे हैं जाकर के, कभी वो तुर्की से मुलाकात कर रहे हैं, कभी इजिप्ट से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, कभी बहरीन, कभी कतर के चक्कर लगा रहे हैं, जहां ये प्रेशर बनाया जा रहा था इजराइल और अमेरिका द्वारा मुस्लिम देशों के ऊपर कि आप इन्हें आतंकी संगठन घोषित करो, बाकी तो हम निपट लेंगे। पर यहां किसी भी मुस्लिम देश ने यह नहीं कहा कि भाई हमास आतंकी संगठन है। वो ना पक्ष में उतरे हैं तो हमास के खिलाफ भी नहीं गए हैं, और जिसका रिजल्ट आपने खासतौर पर यूएन की उस मीटिंग में देखा जब डंके की चोट पर बोला जा रहा था कि हमास आतंकी है, हमास आतंकी है, तो इजराइल को ही आतंकी देश घोषित कर दिया तुर्की ने, जो कि एक बड़ा रिजल्ट था। क्योंकि हम पॉलिटिकल प्रेशर क्या बनाया जा रहा है हमास को लेकर के, मैं लगातार उस पर भी नजर बनाऊं, और जमीनी जंग क्या चल रही है उस पर भी नजर बनी हुई है, और जो हवाई हमले से नुकसान पहुंचाया जा रहा है इजराइल द्वारा उस पर भी मेरी नजर बनी हुई थी। क्योंकि जब तक हम ये दिखाएंगे ना कि एक ताकतवर देश एक कमजोर देश को मार रहा है तो लोग बड़ी दिलचस्पी से दिखेंगे, क्योंकि हम वो नहीं कि कुछ संघियों को खुश करने के लिए पूरा ही मुसलमानों को पिटा हुआ दिखा दें, क्योंकि इस बीच कई चीजें जो हैं वो घटी, क्योंकि हमने 17 नवंबर तक की पार्लियामेंट की बात की है। क्योंकि नदीम भाई 20 नवंबर एक तारीखी जो तारीखी अगर हम बात करते हैं उस तारीख की जो हमेशा याद रखी जाएगी, 20 नवंबर को हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से कई शहरों पर जो है रॉकेट बरसाए थे, हाँ, जिसमें बिल्कुल, जिसके अंदर अलार्म किरात शमूना है, हाँ, अशदोद है, हाँ, तेल अवीव है, हाँ, और मतलब 10 से 15 शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, और उन मिसाइलों से हमले में यह दिखा दिया था कि भाई अगर आप हमारे गाजा के लोगों पर, अशदोद है और कई जगह पर तबाही जो है इजराइल के शहरों में मचाई थी हिजबुल्लाह ने, जो कि हमने मिलिट्री एयर बेसिस, ये एक मैं सिर्फ वो डाटा बता रहा हूं जो रॉकेट या मिसाइलें दाग करके शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पर उस हमले में कोई आम शहरी नहीं है, बस इजराइल को यह चेता दिया कि भाई जो आप गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारी भी मिसाइलों का रुख आपकी तरफ है, पर आप हमारे लोगों को टारगेट करना बंद कीजिए। अगर आप सीधे तौर पर जंग लड़ना चाहते हैं, या तो हमारे लड़ाकों से लड़े, हिजबुल्लाह से लड़े, या तो आप साफ तौर पर जंग लड़े हमास से, आम सिविलियंस को नुकसान न पहुंचाए, जो कि ये शहरों पर अटैक था। अब बात की जाए मिलिट्री की, जो कि मिलिट्री को भी सबसे ज्यादा नुकसान जो है सिर्फ 20 नवंबर को ही पहुंचाया है, 20 से 21 नवंबर के बीच में, जहां 4 एयरबेस जो थे, जहां पर ठिकाने थे, 4 सैन्य बैराक थे ठिकाने, उसको उड़ाने का काम किया गया। और कई जैसे एयरबेसिस, जो एयरबेस सिस्टम थे, जैसे ड्रोन आया, कोई जहाज आया, तो उसे उड़ाने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। जहां मैंने देखा, क्योंकि कई सारी रिपोर्टें जो हैं वो सामने आ रही थी, इजराइल एक तो अपने सैनिकों की संख्या छुपा रहा है, चाहे वो हमास की तरफ से हो चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से हो। और मैं अब बात कर रहा हूं सिर्फ 20 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर के बीच जो हिजबुल्लाह और इजराइल का क्लैश हुआ है, जिसमें मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो यूएस में डॉक्टरी कर रहे हैं। उनकी दोस्त हैं जिन्हें यूएस से कुछ, जैसे कहीं देश में आपदा आ जाती है तो दूसरी एक टीम को दूसरे शहर भेजा जाता है, दूसरे देश भेजा जाता है, तो उनकी जो दोस्त हैं यूएस से, उन्हें इजराइल के
हॉस्पिटल्स में भेजा गया है जहां पर वो लोगों की देखभाल कर सके। तो उनके थ्रू मुझे ये जानकारी सामने आई जहां उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 21 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक 700 सैनिक जो हैं सिर्फ हिजबुल्लाह ने उस दिन ढेर कर दिए और 3100 सैनिक जो हैं अपाहिज बना दिए, किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है। और ये ताबड़तोड़ हमले थे जो हिजबुल्लाह के द्वारा लगातार किए गए इजराइल के ऊपर, जिसने 21 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक पूरी तरीके से कमर तोड़ दी। और इस पूरी जंग को हिजबुल्लाह ने अपने ऊपर ले लिया कि भाई अब हमास नहीं है इस जंग में। और अगर आपको लग रहा है कि आपका बाप आपके साथ है तो हमारे जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। और अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, जिसमें हमने एक बात मिस कर दी इसमें कि अमेरिका के ऊपर, जो अमेरिका के दम पे ही जंग लड़ रहा है, इजराइल अपने दम पर ये जंग नहीं, हमास से भी नहीं जीत सकता। जहां अमेरिका खुलकर के आ गया और तेल अवीव में जाकर के जो बाइडेन ने भी फोटो खिंचा ली। और जब जो बाइडेन ने ये फोटो खासतौर पर खिंचा ली तो अगले दिन से ही इराक सीरिया में, जहां बीते 4-5 साल से इक्का दुक्का हमले हम सुनते थे कि सीरिया पर अमेरिकी मिलिट्री पर हमला हुआ, इराक में हमला हुआ, और बीते 17 अक्टूबर ये जंग शुरू हुई, 7 अक्टूबर से जो हमला हुआ उसके बाद 8 अक्टूबर से दोनों तरफ से हुआ कि भैया हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी नहीं रुकेंगे। और फिर हिजबुल्लाह ने 9 अक्टूबर से मोर्चाबंदी जो है धीरे धीरे करके शुरू कर दी, जिसमें यह साफ तौर पर बताया जाने लगा, इजराइल की तरफ से भी बेंजामिन नेतन्याहू भी कहने लगे कि हिजबुल्लाह को अपनी तारीख याद करनी चाहिए। इधर से हिजबुल्लाह भी कहने लगा कि भाई साहब आपको 2006 पता होना चाहिए कि हमने आपको किस तरीके से पेला था। ये तस्वीरें सामने आई। और जब साफ तौर पर हिजबुल्लाह को धमकी दी जाती रही, अमेरिका भी धमकी देता रहा, हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि जब तक अब फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता हम इस हमले में रुकने वाले नहीं है। पर इस बीच में हमने ये देखा कि सैयद हसन नसरुल्लाह जो पूरी तरीके से खामोश थे, वो भी 12 नवंबर के बाद पहली बार 13 नवंबर को बोले। और जहां उन्होंने ये तो कहा कि भाई 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हमास ने किया उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और पर उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जंग में हमास के साथ खड़े हुए हैं, इस जंग में हमास अकेला नहीं है। और जब सैयद हसन नसरुल्लाह का ये बयान आ गया तो 17 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक, ये मैं युद्ध विराम क्यों हुआ है उस डेट की बात कर रहा हूं, जो 24 नवंबर को खासतौर पर हुआ, 17 अक्टूबर और 24 नवंबर तक सीरिया इराक में 73 हमले जो हैं सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हैं, जहां मतलब 100 से ज्यादा सैनिक जो हैं उनके अपाहिज हो चुके हैं, कईयों की मौत हो गई है। पर जब भी मौत होती है तो अमेरिका के पैटर्न पे ही इजराइल चलता है, कभी संख्या नहीं बताता। और यही वो संख्या है जिनके थ्रू मेरी बात हुई तो यूएस के जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने अपनी दोस्त से पता करके ये साफ तौर पर दिखाया भी, मैसेज भी दिखाया उन्होंने कि भाई देखिए कि क्या सिचुएशन है। पर ये चीजें दिखाने की नहीं होती हैं, सिर्फ उन्होंने बोला कि आप नाम मेंशन मत कीजिएगा। उन्होंने बताया कि इजरायली जो हॉस्पिटल्स हैं इजरायली सैनिकों की लाशों से पटे पड़े हैं, जहां हमने देखा बीच में मैंने दिखाया कि कब्रिस्तानों, जो कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग हैं, मिलिट्री कब्रिस्तानों में 1-1 घंटे में 2-2 सैनिक जो हैं आ रहे हैं। एक जो संख्या है लगातार, वो ये भी बताते हैं कि बीते 48 घंटे के अंदर हमने 52 से ज्यादा सैनिकों को दफन किया है, अब हमारे पास जगह भी कम पड़ गई है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ये मेन बड़ा फैक्टर था, एक 17 अक्टूबर 24 नवंबर तक जो अमेरिका के ऊपर 73 हमले हुए, और दूसरा जो सिर्फ 21 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर के बीच में हिजबुल्लाह ने किया, जहां इतना बड़ा मिलिट्री बेसिस को तबाह करना हो, टैंकों को उड़ाना हो, 700 सैनिकों को ढेर करना हो, 31 सैनिकों को घायल करना हो। यह बड़ी संख्या का जब इजाफा हो गया ना, तब अमेरिका को भी इजराइल की औकात का पता लग गया कि बेटा मैंने तुझे बोला था हमास से लड़, तूने हिजबुल्लाह को उंगली कर दी। अब हिजबुल्लाह तुझे मार रहा है तो तू ऐसा कर कि हमारे पास हथियार हो रहे हैं खत्म, क्योंकि मुझे यूक्रेन को भी बचाना है, क्योंकि रशिया उसे मार रहा है। और जब रशिया उसे मार रहा है तो मैं सीधे तो जाऊंगा नहीं इस जंग में, रशिया मुझे भी मारेगा। अब इस जंग का जो मोर्चा बन रहा है ना, इसे सीरिया इराक की तरफ लेकर के जाने की कोशिश हो रही है। और जब ये जंग सीरिया इराक की तरफ जाएगी ना, तो हमने देखा है कि कई बेसिस हैं, वो हड़बड़ी में इजराइल किसी दूसरी बेस पर हमला कर दे।
जब आप रशिया की एयरबेस भी है सीरिया इराक में, अगर उसके ऊपर हमला होता है या कुछ भी होता है तो वो सीधे तौर पर जंग में कूदेंगे। और बैक सपोर्ट जो है वो पीछे से मिल रहा है, पर सामने से कोई आकर के नहीं कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। ये तमाम तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपको इन सब के बीच में एक बैकग्राउंड बता देना जरूरी हो जाता है कि 1967 में लेबनान पर इजराइल ने हमला किया था, जिसमें शीबा फार्म को उन्होंने कब्जा कर लिया था। और एक अगर गैलान हाइट की बात करें जो कि 135 किलोमीटर में फैला, जी गैलान हाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो 135 जो किलोमीटर है उसमें फैला हुआ था। 21 तारीख को जो हमला किया है, 20 तारीख को जो हमला किया है हिजबुल्लाह ने, वो हमले में उसने 70% लेबनान की जो जगह है उसे पूरी तरीके से आजाद करा लिया है। ये चीजें जो है आप 2-4 दिन बाद अगर हम ये बातें कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, पर जो भी मैं बातें कह रहा हूं उसका रिजल्ट 2 से 3 दिन बाद लोगों को दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ दिन में अगर ये युद्ध विराम, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि बेटा युद्ध विराम और आगे बढ़ाओ, 5 दिन करो, 6 दिन करो, जो भी हो सकता है डील करनी है करो, पर इजराइल लड़ा हुआ, अब मैं हिजबुल्लाह को ही मारूंगा पहले, बाद में हमास से लड़ूंगा। मतलब ये डाइवर्जन जो है, अब ये लड़ाई जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है जैसे आपने बताया 70 से 75%, यानी कि 135 किलोमीटर जो है गलॉन सिटी और शिबा फार्म को अपने कब्जे में ले लिया है। और जो शुरू दिन से ही मैं वीडियो दिखा रहा था कि वो टावरों को उड़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस जगह से इजराइल के कम्युनिकेशन को खत्म कर रहे थे ताकि अपना वहां पर नया मोर्चा खोल सके, क्योंकि 70% और इस बीच में हमने एक बात ये नहीं बताई कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग इजरायली जो हैं उस जगह को, लेबनान से जो सटा हुआ बॉर्डर है, शिबा फार्म्स हो चाहे और जगह हो, उन जगहों को छोड़ करके जा चुके हैं, जो पलायन कर रहे हैं वहां पर। क्योंकि इस बात पर बात नहीं की जाती है, पहला तो इजराइल पिट रहा है, दूसरा इजराइल ऑक्यूपाइड गाजा है उसे छोड़कर जा रहे हैं, तीसरा लेबनान ने भी 75% जो अपनी 70% जो जगह है उसे भी आजाद करा लिया सिर्फ एक दिन के हमले में, जिसमें 4 जो एयरबेस थे उस पर हमले किए गए, कम्युनिकेशन खत्म कर दिए गए, 700 सैनिकों को ढेर कर दिया गया, 3100 से जो ज्यादा सैनिक थे उन्हें पूरा का पूरा ऐसी हालत कर दी गई है कि अब वो किसी काबिल नहीं बचे। लेकिन नदीम भाई, एक आखिरी सवाल इन सब में बचता है, रफा बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो वहां 15 लाख 1.5 मिलियन फिलिस्तीनी है, और बार बार ये कहा जाता है, इसमें 2 बातें कही जाती हैं कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि आप बॉर्डर खोल दीजिए, हमारी तरफ से मदद जानी है, पहली। दूसरी बात ये कि इजराइल हमेशा हमास को टारगेट करने के लिए बहन, बच्चों, बेटियों को निशाना बनाता है, और राफा बॉर्डर उसका सॉफ्ट टारगेट है कि आओ वहां आकर मारो। और अब अगर जब हम बात करें तो 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने अपना वो शहीद हो चुके हैं इस आज़ादी की लड़ाई में। क्योंकि हम मिमरेश मिश्रा से लगातार बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया में 1857 की जो जंग लड़ी गई, फिलिस्तीन आज अपना 1857 लड़ रहा है। कैसे देखा और समझा जा सकता है? क्योंकि जब भी बात राफा बॉर्डर की आती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर देती है, डिप्लोमेसी वहां पर आकर खड़ी हो जाती है, तो कैसे देखा और समझा जा सकता है? खुशबू, अगर राफा बॉर्डर की बात की जाए तो राफा बॉर्डर जो है वो फिलिस्तीन से भी, इजिप्ट का रहा है राफा बॉर्डर, वो फिलिस्तीन से भी सटता है, वही इजराइल से भी सटता है। और इजराइल ने इस तरीके से गाजा को घेरा कि वहां हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया। पर जो कल हॉस्टेज को छोड़ा गया, वहां जो लोगों को, इजरायली लोगों को छोड़ा गया, और वो लोग जब अपने घर पहुंचे और अपनी मीडिया से बात कर रहे हैं तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास अपने खाने के लिए नहीं था, पर उन्होंने हमारे खाने में कोई कमी नहीं रखी। और उन्होंने साफ तौर पर एक मैसेज और दिया कि कुरान पढ़ने वाले हाथों ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया।
जो अपने आप में ही, चाहे कोई इस जंग में कूदे या ना कूदे, क्योंकि ये तस्वीर आई थी कि राफा बॉर्डर जा रहे हैं लोग, राफा बॉर्डर पर नहीं पहुंचे। राफा बॉर्डर पर जो चीजें हैं वो दुनिया भर से जो मदद गाजा के लोगों के लिए पहुंच रही है वो वहां पर है, जिसे पूरी तरीके से बंद कर रखा था। और इस बीच हमने हॉस्टेज की तो बात ही नहीं की जो युद्ध विराम के दौरान छोड़े गए हैं, क्योंकि परसों जो है 13 लोगों को इजरायली लोगों को छोड़ा गया हमास की तरफ से, तो वहां से 39 लोगों को छोड़ा गया। और फिर कल जो है 14 लोगों को इजरायली छोड़े गए, तो 42 लोग वहां से छोड़े गए। और आज भी जो है 13 लोगों को छोड़ा गया है हमास की तरफ से, तो वहां से भी 39 लोगों को छोड़ा गया है। और जो ये छोड़ने की अदला बदली की लिस्ट जो है वो इजराइल की तरफ से नहीं है, वो हमास द्वारा दी गई है कि बेटा आपने अगर हमारे लोगों को जो लिस्ट मैं दे रहा हूं उसके हिसाब से आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये पूरा प्रेशर जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया है दुनिया भर से इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रही हैं। और लोगों को अदला बदली के छोड़ने के बजाय उसमें 200 ट्रक पर डे के हिसाब से मदद भी पहुंचेगी गाजा में, जो कि साफ तौर पर कहा गया कि चाहे उसमें मेडिकल सामान हो, खाने पीने का सामान हो, पानी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, जो भी चीज चाहिए वो तमाम 200 ट्रकों में आएगी। क्योंकि पहले दिन के ट्रक जब आए तो ये हवा उड़ा दिया गया इजराइल द्वारा कि भाई इसमें हथियार तो नहीं आ रहे, पर उनके पास मदद पहुंच रही थी। और जैसे ही ये बात सामने आई तो हमास की तरफ से भी ये कह दिया गया कि अब बंद कंटेनरों में कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा खुले आसमान के नीचे आएगा, ताकि दुनिया देख सके कि क्या सामान और क्या मदद जो है गाजा के लोगों के लिए पहुंच रही है। हमने आज डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट्स रखे, लेकिन रफा बॉर्डर को अभी भी अगर हम समझे कि रफा बॉर्डर खोल देने या उसको उससे मदद आने देने के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या और कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि हर कोई कहता है खोलना चाहिए। इजराइल ने उसको ऐसे कब्जे में करके रखा है कि वो बस मारना चाहता है। स्केप गोट अगर हम बात करें तो रफा बॉर्डर उसके लिए स्केप गोट है अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। तो कैसे समझते हैं आप? खुशबू, इसमें 2 पॉइंट मैं आपको जोड़ूंगा। एक रफा बॉर्डर को लेकर के जो घेराबंदी कर रखी है, क्योंकि लोग ये बता रहे थे कि गाजा को घेर लिया, गाजा को घेर लिया। यकीनन गाजा को घेर लिया था, पर मेरी नजर में गाजा को नहीं घेरा था, वहां पर इजरायली सैनिक खुद घिरते चले गए, जहां अलग अलग मोर्चे खुले। पहली बात, जितने दिन तक बंद रखा, मैंने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि आप देखेंगे कि जब तक ये नहीं खोल रहा है तब तक इसके खिलाफ मोर्चेबंदी हो गई और जगह जगह उसके रिजल्ट दिखने लगे। और दूसरी बात, ये राफा बॉर्डर को बंद करके रखे ना खोले, एक दिन आप खुद देखेंगे और अवाम देखेंगे कि इजरायली पनाह मांग रहे हैं कि भाई साहब मुझे इजिप्ट में जाने की जगह दी जाए।